नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। मंगल दोष की महागाथा की ये उपश्रृंखला चल रही है, जिसके पहले भाग में हमने मंगल दोष की मूल अवधारणा को गहराई से जानने समझने की कोशिश की थी। हमने पिछले भाग में इस बात को समझा था कि विवाह के मामले में ज्योतिष ने मंगल ग्रह के दोष को इतनी गंभीरता से क्यों लिया है। पिछले ही एपिसोड में हमने ये भी जाना था कि जन्म कुंडली के किस किस भाव में बैठकर मंगल ग्रह दाम्पत्य के तालमेल को, दाम्पत्य के तत्वों को खराब करता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि मंगल दोष के संबंध में शुक्र और बृहस्पति ग्रह की क्या भूमिका रहती है। आज के इस एपिसोड में चंद्रमा से मंगल दोष को आगे समझेंगे और इसके साथ ही समझेंगे नवांश यानी D9 में मंगल दोष के होने अथवा ना होने को। केवल मंगल के दृष्टिपात से मंगल दोष को समझेंगे, अस्त और वक्री मंगल के संबंध में मंगल दोष को समझेंगे, मंगल के नीच भंग की स्थिति में भी मंगल दोष का फलित क्या होता है इसको भी जानेंगे, और शुक्र तथा बृहस्पति ग्रह की मंगल दोष के संबंध में क्या भूमिका रहती है इस बात को भी आज के एपिसोड में जानेंगे और समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि राशियों और नक्षत्रों की भूमिका मंगल दोष को कैसे कम या ज़्यादा करती है और मंगल की डिग्री मंगल दोष को कैसे बढ़ाती या कम करती है। लेकिन शुरुआत करते हैं चंद्रमा से मंगल दोष होने की स्थिति को, जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी समझा था और इस एपिसोड में भी हम थोड़ा और विस्तार से, थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आप यदि याद करें, हमने पिछले एपिसोड में चंद्रमा से भी मंगल दोष को जाना और समझा था। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में भी क्लियर किया था कि चंद्रमा से मंगल दोष जो है वो द्वितीय श्रेणी का, सेकंड क्लास का मंगल दोष माना गया है, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित हमारे सभी आधारभूत ग्रंथों में मंगल दोष को लग्न से ही प्राथमिकता दी गई है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और हमारी भावनाओं से संबंध रखता है, इसलिए चंद्रमा से भी मंगल दोष को देखा और समझा जाता है। हालांकि चंद्रमा से मंगल दोष अर्थात कुज दोष का उल्लेख शास्त्रों में ज्यादा विस्तार से नहीं किया गया, बल्कि इसका वर्णन जो है अर्थांतर से दिया गया है। यानी इसको लिटरली डिस्क्राइब तो नहीं किया गया, लेकिन इसकी डीपर और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जो है वो हमको ग्रंथों में जरूर देखने को मिलती है। जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र में तो स्पष्ट लिखा है कि यदि मंगल चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में हो तो ये कलह और दाम्पत्य में विघ्न देता है। यानी ऋषि पराशर ने चंद्रमा को भावनात्मक लग्न मानते हुए उसके संबंध में मंगल दोष को पूरा महत्व दिया हुआ है। कहने का भाव यह है कि चंद्रमा से मंगल दोष देखने का सिद्धांत एक शास्त्रीय सिद्धांत है, एक क्लासिकल प्रिंसिपल है, जिसकी व्याख्या बृहत पराशर होरा शास्त्र के विवाह अध्याय तथा गृह तत्व अध्याय में साफ तौर पर देखने को मिलती है। वात्स्यायन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जातक पारिजात के अध्याय 14 से 16 में दाम्पत्य, ग्रह दोष और कलह योग का वर्णन करते हुए लिखा है कि चंद्रमा से पाप ग्रह विशेषकर कुज यानी मंगल के केंद्र अथवा त्रिक भाव में रहने से कलह, मतभेद और वैवाहिक असंतोष उत्पन्न होता है। यहाँ केंद्र भावों से अभिप्राय पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव है, जबकि त्रिक भाव से अभिप्राय छठा, 8वां और 12वां भाव है। अतः चंद्रमा से मंगल दोष का आधार यहाँ पर भी मिलता है। इसी प्रकार मंत्रेश्वर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है फल दीपिका, उसमें भी ग्रहों के दोष नामक 7वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि चंद्रमा से सप्तम, अष्टम और द्वादश में पाप ग्रह हो तो दाम्पत्य में साफ तौर पर आपत्ति कही जानी चाहिए। इस प्रकार मंत्रेश्वर ने चंद्रमा को दाम्पत्य का मनोवैज्ञानिक केंद्र माना है और उनका ये नियम मंगल दोष को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है। चंद्रमा से मंगल दोष की अप्रत्यक्ष परिभाषा लिखते हुए सारावली के लेखक कल्याण वर्मा लिखते हैं कि चंद्रमा से पाप ग्रहों का केंद्र या त्रिकोण में वास अथवा दृष्टि दाम्पत्य में भय, कलह, विच्छेद और असंतोष पैदा करती है।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ज्योतिष के सभी प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथों में चंद्रमा को द्वितीय लग्न यानी सेकंड असेंडेंट मानकर दांपत्य के योगों को चंद्रमा से देखने की परंपरा रही है। इसके अलावा चाहे वो केरला पद्धति हो, श्रीपति पद्धति हो और गणित पंचांग हो, चंद्र लगन आधारित मंगल दोष का स्पष्ट तौर पर उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारतीय ज्योतिष परंपरा का इस संबंध में एक मजबूत तर्क यह है कि विवाह का 50% आधार मन और भावना है, इसलिए चंद्रमा से मंगल की स्थिति के प्रभाव को एक विशेष प्रभाव मानते हुए इसको अवश्य देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय में आई ज्योतिष की नई किताबों जैसे हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप बाय बी.वी. रमन, 300 important combinations by B.V. रमन, मैच मेकिंग बाय G.S. कपूर, KP एस्ट्रोलॉजी बाय K.S. कृष्णमूर्ति, साउथ इंडियन क्लासिक्स बाय सत्याचार्य, इन सब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंगल दोष को लग्न और चंद्रमा दोनों से देखा जाना चाहिए। रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर B.V. रमन तो स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि वन हु इज नॉन मांगलिक फ्रॉम लग्न में बिकम मांगलिक फ्रॉम मून और विनस। अतः चंद्रमा से मंगल दोष के नियम के संबंध में हम कह सकते हैं कि ये नियम सभी पुरानी पुस्तकों जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, जातक पारिजात और सारावली के साथ साथ ज्योतिष की नई किताबों में भी देखने को मिलता है कि चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल का होना दाम्पत्य को विपरीत फल देता है। हालांकि लग्न से मंगल दोष तभी बैठता है जब मंगल जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो, लेकिन चंद्रमा से मंगल दोष तो मंगल के किसी भी भाव में बैठने से उसकी संभावना बन जाती है, क्योंकि हमारे पास जन्म कुंडली में जो पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां भाव है वो तो पक्के घर हैं जो बदलेंगे नहीं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति तो हर कुंडली में बदल सकती है। यानी चंद्रमा तो 12 भावों में किसी भी भाव में बैठ सकता है, जिसके चलते उस प्रत्येक भाव को जहां पर चंद्रमा मौजूद हो उसको चंद्र लगन मान लिया जाता है। इसलिए चंद्रमा से मंगल दोष तो किसी भी भाव में मंगल के बैठने से बन जाएगा, बशर्ते चंद्रमा से मंगल की स्थिति पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में से किसी भी भाव में हो जाए। चंद्रमा से मंगल दोष के नियम के मामले में चंद्रमा से मंगल की प्लेसमेंट देखी जाती है, जो बेशक लग्न से नॉन मांगलिक भाव में पड़ती हो, लेकिन यदि मंगल की ये स्थिति, मंगल की ये प्लेसमेंट अगर चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव की बन रही हो तो इसको चंद्रमा से मंगल दोष माना ही जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि चंद्रमा लग्न भाव में ना होकर द्वितीय भाव में हो और मंगल पंचम भाव में हो तो इसे चंद्र मंगलिक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा से मंगल चौथे भाव में है। हालांकि लग्न से चंद्रमा पंचम भाव में आ रहा है जो कि नॉन मंगलिक भाव है, लेकिन यहाँ मंगल को चंद्रमा से चतुर्थ होने के चलते चंद्र मंगल दोष माना जाएगा। इसी प्रकार यदि चंद्रमा तृतीय भाव में हो और मंगल नवम भाव में यानी बिल्कुल सामने हो तो यहाँ पर भी मंगल चंद्रमा से सप्तम की स्थिति में होगा और यहाँ पर भी चंद्र दोष माना जाएगा। कुल मिलाकर चंद्रमा से मंगल दोष मानने का नियम जातक को किसी भी भाव में मंगल होने पर उसे चंद्र मंगलिक बना सकता है, बशर्ते चंद्रमा से मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव की शर्त को पूरा करता हो। अब ये स्थिति, ये वाला समीकरण एक बड़ा विचारणीय प्रश्न पैदा करता है कि जो मंगल दोष लग्न से नहीं बन रहा है वो चंद्र लगन से ना केवल बन रहा है बल्कि प्रत्येक भाव में बन रहा है। इस कारण अब लग्न से मंगल दोष और चंद्र से मंगल दोष का ये विरोधाभास, ये कंट्राडिक्शन अक्सर ज्योतिषियों को उलझा देती है, और इस उलझन से बचने के लिए हमें ये बात याद रखनी है कि लग्न से मंगल दोष को व्यवहारिक मंगल दोष माना गया है, यानी ये वाला मंगल दोष फिजिकल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पर सर्टिफाइड है, लेकिन चंद्रमा से मंगल दोष भावनात्मक है जिसका प्रभाव मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ यह भी याद रखना है
कि लग्न हमारे शरीर, हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और हमारे व्यवहार को बताता है, जबकि हमारी कुंडली का चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे मूड और हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को बताता है। और यही कारण है कि दोनों के मंगल दोष के संबंध में ज्योतिषी अलग अलग गणनाएं करते हैं। लग्न का मंगल दोष विवाह में वास्तविक संघर्ष यानी ईगो, एग्रेशन फाइट्स और मैरिटल डैमेजेस पैदा करता है, जबकि चंद्रमा का मंगल दोष विवाह में भावनात्मक तनाव यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मूड स्विंग्स और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। इसलिए लग्न से मंगल दोष और चंद्रमा से मंगल दोष, इन दोनों ही स्थितियों को देखने का नियम बन गया है। क्योंकि चंद्रमा का मंगल दोष तो किसी भी भाव में मंगल के साथ बन सकता है, जबकि लग्न के मंगल दोष के संबंध में हमारे पास केवल 5 भाव है। इसलिए ऐसा लग सकता है कि लग्न वाले मंगल दोष का नियम चंद्रमा से मंगल दोष वाले नियम का विरोधाभासी है, इसके कंट्राडिक्शन में है। लेकिन शास्त्रीय रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों नियम अर्थात लग्न से मंगल दोष और चंद्रमा से मंगल दोष मानवीय व्यवहार और दाम्पत्य के अलग अलग तत्वों को नापता है, मेजर करता है। पराशर और वराह मिहिर दोनों का मानना यही है कि लग्न से मंगल दोष ही मुख्य दोष है, क्योंकि मैरिटल रिलेशनशिप की वार्मथ और कन्फ्लिक्ट हो, जातक का मैरिटल बिहेव हो, उसकी ईगो क्लैशेस का मामला हो, उसकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो या एक्चुअल मैरिज ब्रेकडाउन हो, ये सब कुछ लग्न से ही देखा जाता है। इसलिए लग्न से मंगल दोष ही मुख्य दोष है, जबकि चंद्रमा से मंगल दोष एक सहायक दोष है, अर्थात चंद्रमा से मंगल दोष को सपोर्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ मंगल दोष माना गया है। हालांकि चंद्रमा से मंगल दोष को द्वितीय स्तर का दोष माना गया है, लेकिन फिर भी ये कोई कम महत्वपूर्ण दोष नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हमें मेंटल पीस, इमोशनल रिएक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनसिक्योरिटी और सेंसिटिविटी देता है। और ये सारी बातें मैरिटल रिलेशनशिप का बॉन्ड टाइट और लूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई हैं। लेकिन आखिरकार सच्चाई यही है कि चंद्रमा से जुड़े सभी इमोशनल फैक्टर्स अकेले मैरिज को नहीं तोड़ते हैं, जब तक कि जातक का बिहेवियर यानी उसका लग्न जो है वो एग्रेसिव, वो आक्रामक ना हो जाए। और यही कारण है कि चंद्रमा के मंगल दोष को वास्तविक मंगल दोष का आधा प्रभाव माना गया है, यानी चंद्रमा से मंगल दोष आधा फल देता है। अतः मंगल दोष के संबंध में लग्न आधारित मंगल दोष को ही दाम्पत्य पर वास्तविक खतरा माना जाता है, जबकि चंद्रमा आधारित मंगल दोष दाम्पत्य में मानसिक अस्थिरता देता है, यानी इमोशनल मिसमैच देता है। लेकिन जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोनों दोष हों, यानी लग्न आधारित मंगल दोष और चंद्र आधारित मंगल दोष दोनों दिखाई दे रहे हों, तो मंगल दोष कई गुना प्रबल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मंगल दोष को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार दोनों मानते हैं। यदि लग्न से दोष ना हो लेकिन कुंडली में चंद्र दोष उपस्थित हो, तो इसे हल्के से मध्यम श्रेणी का मंगल दोष माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक शर्त, एक कंडीशन ये है कि चंद्रमा से मंगल दोष की स्थिति में यदि चंद्रमा मजबूत हो तो चंद्रमा से मंगल दोष का प्रभाव भी आधा समाप्त मान लिया जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा से मंगल दोष होने पर लग्न से मंगल दोष की ही तरह यदि बृहस्पति चंद्रमा को देखने लगे तो भी मंगल दोष 60 से 80% समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा से मंगल दोष की स्थिति में चंद्रमा पापग्रस्त हो जाए तो मंगल दोष का प्रभाव बढ़ जाता है और दोष गंभीर स्तर पर आ जाता है। इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लग्न और चंद्रमा से मंगल दोष को एक दूसरे का विरोधाभासी नहीं, बल्कि इसे द्विस्तरीय विश्लेषण यानी 2 लेवल एनालिसिस मानना चाहिए। अब चंद्रमा से मंगल दोष के विषय को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए हम नवांश कुंडली यानी D9 चार्ट पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह के संबंध में जातक की लग्न कुंडली के साथ साथ उसकी नवांश पत्रिका का भी बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। इसलिए कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि यदि जातक लग्न से और चंद्रमा से मंगल दोष वाला ना हो लेकिन नवांश कुंडली में मंगल दोष नजर आ रहा हो तो क्या ये स्थिति भी मंगलिक मानी जाएगी? तो इसका एक शब्द में उत्तर है नहीं।
बिल्कुल नहीं। अर्थात नवांश कुंडली से मंगल दोष देखने का कोई भी नियम चलन में नहीं है, लेकिन नवांश में मंगल की स्थिति यदि मंगल दोष जैसी है तो जातक के वैवाहिक जीवन में मंगल के टेम्परामेंट से जुड़े हुए प्रभाव देखने को जरूर मिल जाते हैं। D9 में मंगल दोष के इस प्रभाव को हम छिपे हुए मंगल का प्रभाव अर्थात लेटेंट मार्स इफेक्ट कह सकते हैं, और ये इफेक्ट ट्रिगर बेस्ड रहता है जो कि दशा और गोचर आने पर सक्रिय हो जाता है। लेकिन फिलहाल एक स्थापित नियम यही है कि नवांश में मंगल दोष को नहीं देखा जाता। हाँ, विवाह से पहले कुंडली मिलान करते समय नवांश पर विचार जरूर किया जाता है कि नवांश में विभिन्न ग्रहों की स्थिति क्या क्या है। यहाँ नवांश के संबंध में एक सवाल यह भी आता है कि क्या नवांश में मंगल की खराब स्थिति तलाक, टूटन यानी सेपरेशन दे सकती है? इसका जवाब यह है कि अकेले नवांश का खराब मंगल तलाक या विवाह का टूटना या सेपरेशन नहीं देता है, लेकिन ये असहयोग, ईगो और घर में पावर स्ट्रगल जैसी चीज़ों को, ऐसी स्थितियों को पैदा जरूर कर सकता है। नवांश को लेकर ज्योतिषियों द्वारा किए गए विश्लेषण बताते हैं कि नवांश के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव का मंगल तब तक उपद्रवकारी या विनाशकारी नहीं होता जब तक कि शुक्र कमजोर ना हो या सातवां भाव पीड़ित ना हो अथवा सातवें घर का स्वामी पीड़ित ना हो या राहु, शनि या केतु का प्रभाव भारी ना हो और मंगल, शनि अथवा राहु, केतु की कोई दशा या गोचर ना चल रहा हो। यदि इनमें से कोई भी स्थिति एक्टिव हो तो नवांश का पीड़ित या अशुभ मंगल भी ट्रिगर्ड होकर के मैरिटल टर्बुलेंस पैदा कर सकता है। नवांश का खराब या पीड़ित मंगल कोई दोष नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक चेतावनी है जो कि जातक को अपने शादीशुदा जीवन के लिए अपने अंदर सुधार लाने की योग्यता लाने के लिए प्रेरित करता है। यदि नपे तुले शब्दों में कहा जाए तो नवांश का पीड़ित या अशुभ मंगल दाम्पत्य का इंटरनल स्क्रीनशॉट है। इसे हम अंदर की गर्मी कह सकते हैं जो कि बाहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन सही समय, सही दशा या गोचर आने पर यह जरूर प्रकट हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ज्योतिष के विस्तारित होते हुए रूप को देखते हुए अब आधुनिक ज्योतिषी लग्न में मंगल, चंद्र कुंडली में मंगल, नवांश में मंगल, सातवें भाव की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, शुक्र और गुरु का मंगल के साथ संबंध और साथ में चल रही दशा का विचार करते हुए अब दाम्पत्य के संबंध में अपना निर्णय लेते हैं। बहरहाल नवांश में मंगल दोष को नहीं माना जाता है और ये एक स्थिर नियम है, और इस नियम को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि मंगल दोष में शुक्र से मंगल की स्थिति भी देखी जाती है। हालांकि ये मुख्य नियम नहीं है, लेकिन दाम्पत्य सुख और वैवाहिक सामंजस्य, मैरिटल कंपैटिबिलिटी, मैरिटल कोऑर्डिनेशन की डेप्थ को समझने के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक नियम जो है वो माना गया है, क्योंकि वैवाहिक सुख पर मंगल का सबसे बड़ा प्रभाव शुक्र से ही देखा जाता है। इसका कारण ये है कि विवाह का, प्रेम का, शारीरिक सामंजस्य का, सौंदर्य का, आकर्षण का तथा रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग का ग्रह शुक्र ही तो है, जबकि मंगल अग्नि है, प्रतिक्रिया है, क्रोध है, दबाव है, पावर है और सेक्सुअल एनर्जी का उग्र रूप यानी वायलेंट फॉर्म भी मंगल ही तो है। यही कारण है कि मंगल और शुक्र की एक दूसरे से दूरी या स्थिति दाम्पत्य जीवन की रियल केमिस्ट्री को बताती है। अब सवाल यह है कि दाम्पत्य के संबंध में शुक्र से मंगल की स्थिति देखी कैसे जाती है। तो मैरिड लाइफ के संदर्भ में शुक्र से मंगल की यह स्थिति 3 तरीके से देखी जाती है, जिसमें पहली स्थिति यह है कि यदि मंगल शुक्र से 2/12 के समीकरण में अर्थात शुक्र से द्वितीय या द्वादश हो तो यह स्थिति दाम्पत्य के लिए ठीक नहीं मानी गई है। इससे दाम्पत्य में फ्रिक्शन, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ये स्थिति दोनों पार्टनर्स में से एक में प्रेम और रोमांस के भाव में अधिकता तो दूसरे पार्टनर में न्यूनता यानी कमी देती है। ये स्थिति शयन सुख में यानी शारीरिक मिलन में असंतुलन पैदा करती है। इसी प्रकार जब मंगल ग्रह शुक्र से 6/8 यानी शुक्र से 6ठे या 8वें स्थान पर हो तो इस स्थिति को भी मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन माना गया है। यह सिचुएशन एक साथ कई मैरिटल डिस्प्यूट्स को पैदा करती है। इस स्थिति के कारण जातक की यौन अपेक्षाएं
अर्थात सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस मिसमैच करती हैं, जातक और उसके पार्टनर की आपसी एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाती। दोनों में अधिकारों और प्रभुत्व को लेकर के संघर्ष रहता है और दोनों की एनर्जी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसलिए यहाँ ये नियम याद रखना है कि यदि कुंडली में शुक्र मंगल से 2/12 या 6/8 की स्थिति में हो और इसके साथ साथ मंगल दोष भी नजर आ रहा हो तो ये स्थिति मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। इसी प्रकार जब मंगल शुक्र से 1/7 यानी प्रथम सप्तम वाली स्थिति में हो तो ये स्थिति भी जातक और उसके पार्टनर के बीच अट्रैक्शन और कन्फ्लिक्ट दोनों को जन्म देती है, यानी विरोधाभास रहता है। इससे दाम्पत्य में पैशन और आर्ग्यूमेंट्स दोनों की मौजूदगी होती है। यह स्थिति कंट्रोल वर्सेस कोऑपरेशन के इश्यूज को भी बताती है। इस स्थिति में शुरू में एक दूसरे के प्रति पैदा हुआ अट्रैक्शन या खिंचाव बाद में कमजोरी या विवाद के रूप में सामने आने लगता है। तो अब सवाल यह है कि यदि मंगल और शुक्र के संबंध में 2/12, 6/8 या 1/7 की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर शुक्र मंगल के संबंध में कौन सी स्थिति अच्छी मानी गई है? तो इसका उत्तर यह है कि मंगल और शुक्र जब भी एक दूसरे से 3/11 यानी तृतीय और एकादश की स्थिति में नजर आएंगे तो यह संबंध जो है वो एक अच्छा संबंध माना जाएगा। 3/11 की स्थिति में शुक्र से बैठा हुआ मंगल हो तो जातक और उसके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखे गए हैं। उनमें स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री होती है और उनकी मैरिड लाइफ में अट्रैक्शन और कोऑपरेशन दोनों ही बातें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार यदि शुक्र और मंगल का संबंध एक दूसरे से 1/5 यानी प्रथम पंचम का या प्रथम नवम का बन जाए तो ये भी जातक और उसके पार्टनर के बीच बढ़िया कंपैटिबिलिटी देता है। ऐसे व्यक्ति का अपने पार्टनर के साथ बढ़िया रोमांटिक और स्पिरिचुअल बैलेंस देखने को मिलता है। इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ यानी गहराई देखने को मिलती है और इन दोनों स्थितियों में शुक्र और मंगल का संबंध हो तो मंगल दोष जो है वो बहुत कम हो जाता है। अब मंगल शुक्र के संबंध को जानने समझने के बाद हम मंगल दोष के संबंध में मंगल और बृहस्पति के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल किसी भी जन्म कुंडली में मंगल दोष की संपूर्ण व्याख्या बृहस्पति की भूमिका निर्धारित किए बिना अधूरी मानी गई है। असल में मंगल दोष को कम करने में, इस दोष को संतुलित करने में, तो कभी कभी इस दोष को पूरी तरह से समाप्त करने में बृहस्पति ग्रह की भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक मानी गई है। हम ये बात भली भांति जानते हैं कि गुरु अर्थात बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। ये ग्रह ज्ञान, संयम, सद्बुद्धि और शुभता देता है, जबकि मंगल जो है वो अग्नि, आवेश, आवेग और विवाद का ग्रह है। इसलिए जब भी गुरु मंगल पर प्रभाव डालता है तो जातक क्रोध कम करता है, उसके निर्णय सुधरते हैं और सही साबित होते हैं। बृहस्पति के मंगल से संबंध के चलते जातक और उसके जीवन साथी के आपसी संबंधों में सॉफ्टनेस आती है, उसे दाम्पत्य की समझ आने लगती है, उसकी भाषा और व्यवहार में संतुलन यानी बैलेंस भी देखने को मिलता है। अब उसमें इम्पैशंस यानी अधीरता नहीं होती है, उसका एग्रेशन झगड़े या कंट्रोवर्सी की बजाय पॉजिटिव और रिमीडियल एक्शन में बदलने लगता है। कुल मिलाकर गुरु को मंगल का शमन करने वाले ग्रह यानी मंगल को पैसिफाई करने वाले ग्रह के रूप में माना गया है, जो मंगल की आग को ज्ञान की ठंडी रोशनी में बदल देता है। इसलिए यदि बृहस्पति की स्वयं की युति मंगल के साथ हो जाए या बृहस्पति की तीनों दृष्टियों 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि में से कोई भी एक दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो इससे मंगल की आक्रामकता, मंगल की गर्मी, मंगल की ऊर्जा जो है वो शांत हो जाती है। अर्थात यहाँ पर एक सिद्ध नियम है कि गुरु के साथ मंगल का संबंध यानी मंगल के साथ गुरु की युति या मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि मंगल दोष को जो है वो 60 से 90% तक कम कर देती है। यदि किसी भी एक घर में मंगल और गुरु की युति देखने को मिले तो जातक की शारीरिक बनावट जो है वो मजबूत मिलती है। वो साहस और विवेक का एक मिश्रित व्यक्तित्व, मिक्स्ड पर्सनैलिटी होता है। मंगल को ज्योतिष में गुस्से अर्थात एंगर, क्रिया अर्थात एक्शन, जुनून अर्थात पैशन का सिग्निफिकेटर प्लैनेट माना गया है। लेकिन जब भी मंगल गुरु के साथ होगा तो ऐसे व्यक्ति का गुस्सा नियंत्रित क्रोध, कंट्रोल्ड एंगर में बदल जाता है। अर्थात ऐसा जातक भली भांति जानता है
कि कब और कितना क्रोध करना है और किस जगह क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति के एक्शन अर्थात उसके सभी कर्म सही दिशा में होते हैं और उसका किसी भी काम के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए जुनून सकारात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव माना गया है। गुरु और मंगल की युति दाम्पत्य को बिखरने नहीं देती है अर्थात बचाव करती है और ऐसे व्यक्ति के साथ उसके ससुराल के संबंध भी बढ़िया रहते हैं। हाँ, यहाँ एक ये बात जरूर याद रखने वाली है कि यदि मंगल की डिग्री बहुत ज़्यादा हो और गुरु की डिग्री कमज़ोर हो तो जातक को आर्गुमेंटेटिव रिलीजियोसिटी यानी बहसवादी धार्मिकता ये ग्रह ये बृहस्पति दे देता है, जिसके चलते जातक धर्म, नैतिकता, सिद्धांत, सत्य और नियमों पर अपनी राय को बड़ी दृढ़ता से रखता है और ऐसे विषयों में बहस को, तर्क वितर्क को और वाद विवाद को जन्म देता रहता है। जब भी मंगल और बृहस्पति ग्रह एक साथ आता है तो जातक में धार्मिक बहस करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मंगल और गुरु की युति गुरु की नैतिकता और मंगल की आग का मिश्रण है। इस युति के चलते यानी मंगल और गुरु की युति के चलते जातक में अपने सिद्धांतों के प्रति जुनून, धार्मिकता और नैतिक मुद्दों पर मजबूत मत, बहस करने की प्रवृत्ति और बहस करते हुए अपने विचारों को सही सिद्ध करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऐसे जातक में केवल मैं सही हूं वाले भाव से धर्म और नैतिकता की रक्षा करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है। ये युति जातक के भीतर स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास अर्थात एक मजबूत नैतिक दिशा सूचक यंत्र जैसा काम करती है। ऐसी स्थिति में जातक अपने रोजमर्रा के कामों में भी अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की इच्छा करता है। वो अपने पूरे घर में मार्शल लॉ जैसी स्थिति पैदा करके रखता है और अपने सभी घर वालों को, खासकर अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट पर चलने के लिए मजबूर करता है, जिससे घर के लोग और उस व्यक्ति का जीवन साथी उसके साथ बहुत ज़्यादा असहज, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और धीरे धीरे ये सब बातें जो हैं वो मैरिटल कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाती हैं। अतः बृहस्पति और मंगल के निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर तो बृहस्पति की मंगल के साथ युति या मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि मंगल दोष को न्यूनतम करने का ही काम करती है। लेकिन यदि बृहस्पति की डिग्री मंगल के मुकाबले कमजोर हो जाए तो ये व्यक्ति को विभिन्न मुद्दों पर हर समय बहस करने का आदी बना देती है, जिससे घर में जो है माहौल खराब होने लगता है। अब यहाँ पर इन सब बातों से अलग एक और प्रश्न उभरता है कि यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि जरूर इन भावों पर पड़ रही है जहां पर मंगल के बैठने से मंगल दोष उत्पन्न होता है, तो क्या यह स्थिति भी मंगल दोष की मानी जाएगी? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में केवल दृष्टिपात को मंगल दोष नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि मंगल 5वें घर में हो और उसकी अष्टम दृष्टि क्योंकि द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव को मंगल दोष वाले भावों में सम्मिलित किया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ द्वादश में मंगल स्वयं उपस्थित नहीं है, केवल उसका दृष्टिपात हो रहा है, तो इसको मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार छठे भाव का मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को और अष्टम दृष्टि से लग्न को देखता है, तो इसको भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह से दशम भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है, इसको भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा। अर्थात मंगल दोष के संबंध में ये पक्का नियम याद रखना है कि मंगल दोष केवल मंगल की स्थिति अर्थात प्लेसमेंट से बनता है, उसकी दृष्टि से मंगल दोष कतई नहीं बनता है। अब इसके बाद मंगल के संबंध में यहाँ हमारे पास दो स्थितियां और अलग से आ सकती हैं। वो स्थितियां क्या है कि यदि मंगल दोष की स्थिति में मंगल अस्त हो जाए तो मंगल दोष का फलित क्या होगा, और यदि मंगल वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तब मंगल दोष का फलित क्या होगा। अब सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि मंगल का अस्त होना वास्तव में क्या होता है। असल में जब मंगल सूर्य के इतना नजदीक आ जाए कि दोनों के बीच 0 से 8 डिग्री का ही अंतर रह जाए, तो इस स्थिति को मंगल को अस्त यानी कंबस्ट जो है वो मान लिया जाता है। अस्त मंगल की स्थिति में सूर्य की अग्नि मंगल की ऊर्जा को दबा देती है, जला देती है, कमजोर कर देती है और असंतुलित भी कर देती है।
अस्त ग्रह के संबंध में ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं कि कोई भी अस्त ग्रह ना तो पूरी तरह से शुभ रहता है और ना ही पूरी तरह से अशुभ रहता है। इस कारण ये निष्प्रभावी और अनियंत्रित दोनों हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि मंगल के अस्त होने से मंगल दोष बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अब इस प्रश्न के उत्तर में भी हमारे सामने दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति यह है कि यदि मंगल अस्त हो जाए तो मंगल दोष जो है वो 50 से 70% तक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की ऊर्जा, मंगल का एग्रेशन जो है वो कम हो जाता है। इस स्थिति में जातक में क्रोध कम हो जाता है, उसकी उग्रता दब जाती है, उसका अपने पार्टनर के साथ टकराव कम होने लगता है, उसके दाम्पत्य में गर्मी अर्थात फ्रिक्शन घटने लगती है, क्योंकि अस्त मंगल जो है वो शक्तिहीन हो जाता है और उसकी उग्रता, उसकी गर्मी जो है वो घट जाती है, यानी कि मंगल दोष जो है वो शांत हो जाता है। लेकिन यह एक दूसरी स्थिति भी है जो एक गहरे शास्त्रीय नियम के बारे में बताती है कि अस्त ग्रह की अशुभता अशुभ भावों में बढ़ सकती है। और मंगल के संबंध में और खास करके विवाह के संदर्भ में जब हम मंगल को देखते हैं तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर के अंदर मंगल का बैठना अशुभ माना गया है। यहाँ का अस्त मंगल जो है दाबित अग्नि यानी दबी हुई अग्नि लिए हुए रहता है, यानी आग बुझती नहीं है बल्कि राख के नीचे छुपी हुई चुपचाप धधकती रहती है। इस स्थिति में जातक का गुस्सा बाहर नहीं आता है बल्कि रोष के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में अंदर ही अंदर जमता रहता है। जातक में पैसिव एग्रेशन देखने को मिलता है और इस तरह से ये दबा हुआ गुस्सा, ये पैसिव एग्रेशन गलत समय पर अचानक विस्फोट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। ये अस्त मंगल जातक के इमोशनल डिप्रेशन को, उसकी भावनाओं के दमन को, उसकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को बताता है। ऐसे जातक की मैरिड लाइफ जो है वो समझ से बाहर होती है और उसमें अधिकतर समय फ्रस्ट्रेशन ही देखने को मिलती है। कुल मिलाकर इस स्थिति में मंगल दोष कम नहीं होता बल्कि अदृश्य रूप से एक्टिव हुआ रहता है। अब इन दोनों स्थितियों में अंतर यह है कि सामान्य मंगल जातक के बाहरी झगड़ों, आउटर या ओपन कन्फ्लिक्ट को बताता है, तो अस्त मंगल जातक के इनर कन्फ्लिक्ट्स या साइलेंट कन्फ्लिक्ट्स को बताता है। शास्त्र कहते हैं कि भीतरी क्रोध जो है वो वैवाहिक संबंधों के लिए अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि वो अचानक से निकलता है, वो अचानक से फटता है। अब मंगल के अस्त होने पर मंगल दोष के संबंध में हम सर्वमान्य निष्कर्ष क्या ले सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में से एक स्थिति तो लागू होगी ही कि या तो अस्त होने के बाद जातक के मंगल की एनर्जी शांत रह जाएगी या एक्टिव होगी। तो हम कौन सी बात को सही माने? तो इस मामले में शुद्ध शास्त्रीय निष्कर्ष यही है कि मंगल के अस्त होने पर मंगल दोष तकनीकी रूप से कमजोर हो जाता है, यानी उसकी उग्रता जो है वो घट जाती है। लेकिन व्यवहारिक फलित में, प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन में अस्त मंगल जो है वो मंगल दोष के तकनीकी प्रभाव को तो जरूर कम करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये दबी हुई गर्मी को, मनोवैज्ञानिक असंतोष को और ठंडी कलह यानी कोल्ड वार की सिचुएशन को बताता रहता है। इसलिए अस्त मंगल की स्थिति में मंगल दोष पूरी तरह से समाप्त नहीं होता बल्कि उसका स्वभाव बदल जाता है और वो बाहरी या खुले झगड़े की बजाय अंदरूनी खींचतान का रूप धारण कर लेता है। अब अस्त मंगल का विषय समझने के बाद हम मंगल दोष की स्थिति में वक्री मंगल के फलित को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह का मूल सिद्धांत यह है कि वक्री ग्रह अपनी ऊर्जा को उल्टी दिशा में चलाता है। ये अंदरूनी तौर पर बहुत शक्तिशाली होता है। वक्री होने पर कोई भी ग्रह अपने सामान्य स्वभाव से अधिक तीव्र होता है और यह व्यवहार में अप्रत्याशित होता है, यानी इसका फलित करना, इसको प्रिडिक्ट करना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि वक्री ग्रह अपने सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा शुभ या अशुभ फल देने का सामर्थ्य रखता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल दोष भी हो और मंगल वक्री भी हो जाए, तब हम इसका फलित किस प्रकार से करेंगे? मंगल दोष में वक्री मंगल के फलित को हम दो अलग अलग चरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला चरण वक्री मंगल की प्रकृति को समझने का होता है। जैसे सामान्य मंगल सीधी आक्रामकता, बाहरी प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष झगड़ों को, विवाद,
अथवा सीधे निर्णय बताता है। इसके ठीक उलट वक्री मंगल जो है वो भीतर की असंतुलित गर्मी को प्रकट करता है। वक्री मंगल वाला जातक कभी भी अचानक फट पड़ता है, क्योंकि उसमें हर समय भीतर दबा हुआ क्रोध मौजूद रहता है। वक्री मंगल के चलते जातक में रिटेलिएशन यानी कि बदला लेने की भावना कूट कूट कर भरी होती है। उसका गुस्सा बहुत तेज और प्रचंड होता है और वक्री मंगल जो है वो जातक में इंटरनल कन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक संघर्ष की भावना को पैदा करता है, जिसके चलते अंदर ही अंदर वो खुद से भी लड़ता है और दूसरों से भी लड़ता है। कुल मिलाकर वक्री मंगल की स्थिति में मंगल दोष जो है और ज्यादा उग्र और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब दूसरे चरण में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मंगल दोष जो है वो वक्री मंगल होने पर सामान्य मंगल से अधिक कॉम्प्लिकेटेड यानी कि ज्यादा जटिल जो है वो क्यों बताया गया है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि वक्री मंगल जो है वो गुस्से को दबाता है। वक्री मंगल की स्थिति में जातक अपने जीवन साथी की, अपने स्पाउस की हर बात को जो है वो उल्टा समझता है यानी कि मिसअंडरस्टूड करता है, और ये हर छोटी से छोटी बात को अपने भीतर जो है वो बड़ा बना लेता है। कुल मिलाकर वक्री मंगल के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि वक्री मंगल जातक में मौजूद ईगो को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, जिस कारण जातक छोटी से छोटी बात को भी अपना प्रेस्टीज इशू बना लेता है। अतः यह निष्कर्ष ये निकलता है कि वक्री मंगल मैरिड लाइफ में साइलेंट कन्फ्लिक्ट देता है, जो बाद में सडन आउटबर्स्ट यानी कि अचानक धमाका करता है। अस्त और वक्री मंगल के बाद अब हम मंगल दोष के संबंध में राशियों के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंगल दोष की तीव्रता या उसके शांत रूप का निर्णय केवल भावों से नहीं देखा जाता है, बल्कि मंगल किस राशि में बैठा है ये भी मंगल दोष का परिणाम जो है 50% तक बदल देता है। राशियां मंगल की ऊर्जा को शांत, उग्र, संतुलित या असंतुलित कई रूपों में बदलने की क्षमता रखती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मंगल दोष कितना खतरनाक या कितना हल्का रहेगा। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि मंगल का स्वभाव बनाम राशि का स्वभाव ही मंगल दोष के प्रभाव को तय करता है। यहाँ राशियों के संबंध में मंगल दोष को समझते हुए सबसे पहले हम एक बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि यदि मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक में हो या अपनी उच्च राशि मकर में हो तो मंगल दोष नहीं होता है, जबकि व्यवहारिक ज्योतिष प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मंगल का प्रभाव इन्हीं राशियों में सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा उग्र जो है वो माना गया है। तो क्या यह स्थिति विरोधाभासी होती है? जी नहीं, ये विरोधाभासी नहीं है। अगर आप यहाँ पर शब्दों को पकड़ेंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्वराशि और उच्च राशि के मंगल का प्रभाव यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, मंगल दोष का प्रभाव स्वराशि और उच्च राशि में ज्यादा नहीं होता। देखिए, बृहद पराशर होराशास्त्र, जातक पारिजात, फल दीपिका और सारावली जैसे ग्रंथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर ये कहते हैं कि स्वग्रही और उच्च ग्रह अपने पापत्व को कम करते हैं, यानी ग्रह विशेष के नकारात्मक फल उसके स्वग्रही अथवा उच्च ग्रही होने की स्थिति में कम हो जाते हैं। लेकिन बृहद पराशर होराशास्त्र ये बात कहीं भी नहीं कहता है कि मंगल दोष जो है वो मेष में, वृश्चिक में अथवा मकर राशि में, यानी कि मंगल की स्वराशि में या उच्च राशि में नहीं होता है, अथवा यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है। यानी दोष तो बनता है, बस उसका प्रभाव स्वग्रही और उच्च ग्रही होने की स्थिति में न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि स्वराशि और उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह जो है अपने दोष को, अपने पापत्व को नियंत्रित कर लेता है, कम कर लेता है, न्यूनतम कर लेता है। और शायद इसी कारण बाद के ज्योतिषाचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि मेष, वृश्चिक और मकर राशि में मंगल दोष बनता ही नहीं है। यानी यहाँ पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल के उच्च होने को या स्वग्रही होने को मंगल दोष शमन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जबकि ये निष्कर्ष जो है वो ठीक नहीं है। इसे हम थोड़ा सा आगे जाकर के समझेंगे कि क्यों यह निष्कर्ष ठीक नहीं है। इससे पहले हम मंगल दोष के संबंध में दक्षिण भारतीय ज्योतिष के नियमों को भी मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि मंगल दोष के बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिष क्या कहती है। दक्षिण भारतीय ग्रंथों में ये दो बातें
हमेशा लिखी रहती हैं कि उच्च या स्वराशि में ग्रह अपनी शक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं और यदि मंगल उच्च का हो, स्वराशि का हो तो विवाह विघ्न नहीं करता है। अर्थात स्वराशि अथवा उच्च का मंगल जो है विवाह कर्म पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। हमें इस बात को समझना होगा कि मंगल दोष एक टेक्निकल पोजीशन है जो कि मंगल के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठने पर बनती है और इसका राशियों से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। यानी लग्न से मंगल दोष का बनना मंगल की प्लेसमेंट के चलते यस और नो वाली सिचुएशन है कि अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा है तो मंगल दोष बनेगा और यदि इन भावों के अतिरिक्त अन्यत्र विराजमान है तो मंगल दोष नहीं बनेगा। तो मंगल दोष के संबंध में ये सिंपल सा रूल है। इस संबंध में यहाँ कोई इफ और नोट वाली स्थिति नहीं है, कोई भी दूसरी अगर मगर वाली स्थिति नहीं है। अर्थात भाव के संबंध में मंगल दोष अपरिवर्तनीय नियम है और इस संबंध में राशियों का कोई रोल, राशियों की कोई भूमिका देखी नहीं जाएगी। अर्थात मंगल दोष का बनना या ना बनना कुंडली का भाव, कुंडली का घर तय करता है और ये एक सिद्ध और स्थिर नियम है। यानी अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि यदि मेष राशि का मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में स्थित हो तो मंगल दोष अवश्य माना जाएगा और यही बात वृश्चिक और मकर राशि के मंगल पर भी लागू होगी। हाँ, इतना जरूर है कि स्वराशि और उच्च राशि में मंगल दोष का पापत्व यानी उसका मैलेफिक नेचर कम हो जाएगा, लेकिन उसका दोष बनना बंद नहीं होता, मंगल दोष जरूर होगा, बस हानि बहुत कम हो जाएगी। अब इस विरोधाभास को उदाहरण के लिए हम मेष के ही मंगल दोष के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि स्वराशि में मंगल दोष होने पर मंगल जो है वो कैसे बिहेव करता है। मेष अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए मेष का मंगल नेचुरली इंस्टेंट रिएक्टर, नेचुरली इंपल्सिवनेस देने वाला और जातक को नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। यानी मेष के मंगल के कारण जातक तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन ये जातक के व्यक्तित्व की उग्रता को बताता है, ना कि दाम्पत्य के विनाशकारी दोष को। इसलिए जब शास्त्र ये कहता है कि स्वराशि का मंगल पापत्व छोड़ता है, इसका अर्थ ये माना जाना चाहिए कि मंगल यहाँ हिंसा नहीं देता है, मंगल यहाँ दाम्पत्य को टूटने नहीं देता है, मंगल यहाँ मैरिटल डिस्ट्रक्शन नहीं करता है और जीवन साथी को कोई स्वीयर हार्म, कोई गंभीर नुकसान, कोई गंभीर चोट नहीं देता है। अर्थात मेष में मंगल के कारण जातक में उग्रता तो रहेगी लेकिन डेंजरस रिजल्ट नहीं आएंगे। यानी भले मेष के मंगल का टेम्परामेंट फायरी होता है, इसके रिएक्शन फास्ट होते हैं, लेकिन यहाँ मंगल दोष के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यानी यहाँ वैवाहिक जीवन में झगड़े रहेंगे लेकिन तलाक जैसे गंभीर परिणाम जो हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ जातक में गुस्सा तो जरूर देखने को मिलेगा लेकिन वो अपने जीवन साथी पर फिजिकल क्रुएलिटी नहीं दिखाएगा, उसके बर्ताव में हीट तो होगी लेकिन टॉक्सिक मैलेफिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी मेष के मंगल वाले जातक की टेम्परामेंटल इंटेंसिटी तो जरूर हाई होगी लेकिन हार्मफुल मैलेफिक इंटेंसिटी जो है वो लो होगी। इसके चलते मैरिज में हाई हीट यानी फ्रिक्शन, बहसबाजी, लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे लेकिन उनका परिणाम जो है वो तलाक जैसी गंभीर स्थिति, गंभीर रिजल्ट के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार वृश्चिक राशि के मंगल का टेम्परामेंट बहुत डीप, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है लेकिन इसका भी विध्वंसक प्रभाव जो है वो कम देखने को मिलता है। यहाँ जातक की उसके जीवन साथी के साथ इमोशनल स्ट्रगल चलती रहती है लेकिन कोई ब्रेकअप टेंडेंसी देखने को नहीं मिलती है। यही स्थिति मकर राशि के मंगल की होती है। मकर राशि में मंगल जो है उच्च का होता है, यहाँ पर मंगल का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, इस कारण यहाँ मकर राशि में मंगल दोष का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित मंगल दोष माना गया है। मंगल के स्वराशि और उच्च राशि के संबंध में इस अंतिम निष्कर्ष को याद रखना है कि स्वराशि या उच्च मंगल की स्थिति मंगल दोष को रोकती नहीं है लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रल जरूर कर देती है। अर्थात उग्रता और आक्रामकता अलग अलग चीज हैं और विनाशकारी पाप फल बिल्कुल अलग चीज है। और ये वो कारण है जिस कारण ज्योतिषी कहते हैं कि स्वराशि और उच्च राशि में जो है वो मंगल दोष नहीं होता है। लेकिन इस बात की वास्तविकता क्या है, इसका आधार क्या है, उम्मीद है ये बात जो है
अब हमको पूरे विस्तार से समझ में आ गई होगी कि मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में मंगल दोष तो बनेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्योतिष में मौजूद राशियां मंगल के स्वभाव को बदलती हैं, ना कि दोष के अस्तित्व को। कुंडली में जहां भी मंगल विराजमान होगा वहां की राशि ये बताएगी कि मंगल अपने एंगर को, अपने एग्रेशन को कैसे निकालेगा, मंगल के इनसाइड आउटसाइड हीट कितनी दिखेगी, मैरिटल हार्म होगा या नहीं होगा, और मंगल जो है वो क्रिएटिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। ये सारी बातें जो है वो राशियां बता देती हैं। इसी कारण स्वराशि के मंगल में पापत्व की कमी, तो उच्च के मंगल में पापत्व जो है वो ऑलमोस्ट समाप्त माना जाता है। यानी कुंडली के घर बताते हैं कि मंगल दोष बनेगा या नहीं बनेगा, और राशियां ये बताती हैं कि बना हुआ मंगल दोष कितना नुकसान करेगा। अब मंगल में कितनी उग्रता, कितना एग्रेशन होगा, ये बात राशि का तत्व यानी एलिमेंट तय करता है। अग्नि तत्व की राशियों अर्थात मेष, सिंह और धनु में मंगल की प्रबलता सबसे अधिक मानी गई है, जो कि जातक को बाहरी झगड़ों और ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उलझाती है। पृथ्वी तत्व की राशियों में वृषभ, कन्या और मकर राशियां आती हैं, जहां मंगल की प्रबलता मध्यम से न्यूनतम स्तर की मानी गई है, जो जातक के लिए प्रैक्टिकल डिस्प्यूट्स जो हैं वो खड़ा करती हैं। इसी प्रकार मिथुन, तुला और कुंभ राशियां, जिन्हें वायु तत्व की राशि कहा गया है, इन राशियों में मंगल का एग्रेशन मीडियम लेवल का होता है, जो कि कम्युनिकेटिव फाइट्स देता है। जबकि जल तत्व की राशियों में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां आती हैं, जो कि मंगल की प्रबलता को भावनात्मक तौर पर गहरा करती हैं। ये सब कुछ जातक के लिए इमोशनल टेंशन्स लेकर आती हैं। वाटर साइन वाली राशियों में मंगल दोष लाउड नहीं होता, लेकिन डीप होता है, जो कि मीन राशि में सबसे कम देखने को मिलता है। मंगल दोष में होने वाले नुकसान को मंगल की डिग्निटी तय करती है। डिग्निटी यानी मंगल दोष की स्थिति में मंगल ग्रह का स्टेटस क्या है। यदि ये उच्च राशि में है तो सबसे बढ़िया, स्वराशि में है तो मजबूत है, मित्र राशि में है सपोर्टिव है, सम राशि में है बैलेंस्ड है, शत्रु राशि में कमजोर है, और नीच राशि में मंगल का स्टेटस जो है वो सबसे खराब माना जाता है। और मंगल का यही स्टेटस जो है, मंगल की यही डिग्निटी जो है, वो मंगल दोष के संबंध में इसके गुड वर्सेस बैड आउटपुट को तय करती है। मंगल दोष की इंटेंसिटी को मंगल का बल और इस पर पड़ने वाले शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी तय करती है। यानी मंगल दोष कितना ज्यादा एक्टिव होगा या डेंजरस होगा, ये बात ग्रह की स्ट्रेंथ और ग्रह की शक्ति से तय होता है। यहाँ मंगल की ये इंटेंसिटी दो चीजें तय करती है, एक तो दोष का वॉल्यूम कितना होगा, और दूसरा दोष का एक्टिवेशन लेवल जो है वो कितना है। मंगल के बल की बात करें तो मंगल का बल भी अन्य ग्रहों की ही तरह षडबल, स्थान बल यानी पोजिशनल स्ट्रेंथ, ऐसे ही दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, काल बल यानी टाइम स्ट्रेंथ और चेष्टा बल यानी रेट्रोग्रेड स्ट्रेंथ से तय होता है। अब यदि इन बलों के संबंध में मंगल बलवान हो जाए तो मंगल दोष एक्टिव हो जाएगा, और यदि मंगल का बल कमजोर पड़ जाए तो मंगल दोष जो है वो पैसिव होगा। उदाहरण के लिए वक्री मंगल, रेट्रोग्रेड मार्स की इंटेंसिटी जो है इसकी तेजी बहुत ज्यादा मानी गई है, जबकि नीच भंग में मंगल की इंटेंसिटी मध्यम दर्जे की यानी मॉडरेट मानी गई है। तो उच्च मंगल में इंटेंसिटी ये तेजी रिफाइंड मानी गई है, जबकि कंबस्ट मंगल यानी अस्त मंगल की स्थिति में यह इंटेंसिटी जो है सप्रेस्ड यानी कि दबी हुई मानी गई है। यहाँ ये बात भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि मंगल दोष की स्थिति में मंगल को कौन कौन सा ग्रह देख रहा है। जैसे गुरु की दृष्टि मंगल दोष को अधिकतम सीमा तक शांत कर देती है, तो शुक्र और बुध की दृष्टि इसमें कोमलता, तर्क और सुधार देती है। शनि की दृष्टि जो है मंगल दोष में झगड़ों को, विवादों को, कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने का काम करती है। तो राहु केतु की दृष्टि के चलते मंगल दोष में जो है इंस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है। अब इंटेंसिटी के संबंध में एक बात तो ये है कि मंगल को कौन कौन सा ग्रह देख रहा है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि मंगल किस ग्रह को और किस भाव को देख रहा है। और मंगल की दृष्टियों के प्रभाव की पूरी विवेचना हम मंगल दोष की महागाथा के इससे पहले वाले एपिसोड में यानी कि 26वें एपिसोड में समझ चुके हैं। अब मंगल दोष के संदर्भ में हम इस बात को समझते हैं कि मंगल दोष की स्थिति में यदि मंगल का नीच भंग हो जाए तो मंगल दोष का फलित क्या होता है। अब यदि मंगल दोष में नीच भंग की स्थिति बन जाए
तो ये मंगल दोष के प्रभाव को जड़ से ही बदल देता है। असल में मंगल के नीच भंग की ये स्थिति मंगल को शक्ति, संतुलन और विवेक देकर उसके इस दोष को लगभग समाप्त कर देती है। पहले हम इस बात को समझेंगे कि नीच का मंगल करता क्या है। यदि मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में बैठा हो तो जातक में गुस्सा जो है वो भीतरी तौर पर दबा दबा सा रहता है। उसकी भावुकता और उसके आवेग में टकराव होता रहता है। ऐसे जातक के दांपत्य में सेंसिटिविटी रहती है, उसके साहस में उतार चढ़ाव रहते हैं, उसके इमोशनल रिएक्शंस तेज रहते हैं। ऐसी स्थिति में फैमिली या घर में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। ये स्थिति जातक के निर्णय में अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी पैदा करती है। कहने का भाव यह है कि मंगल के नीच होने की स्थिति में मंगल दोष जो है वो तेजी से काम करता है, क्योंकि मंगल की नीचता जो है वो उसके गौरव को कम करती है और उसकी इमोशनल फायर को जो है वो बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही मंगल का नीच भंग होता है, यानी कर्क राशि में मंगल के साथ गुरु भी आकर बैठ जाता है, तो ये स्थिति जातक को तेजी से बैलेंस करती है, उसके गुस्से को निर्णायक बनाती है। ऐसी स्थिति में जातक अस्थिरता से लीडरशिप की ओर चला जाता है, उसके आवेग में साहस की भावना आ जाती है और उसकी मैरिड लाइफ में टेंशन की बजाय जो है सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा आ जाती है। इसका कारण ये है कि नीच भंग की स्थिति ग्रह की नीचता को शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व में बदल देती है। ये स्थिति गिरावट को ऊंचाई तथा कमजोरी को ताकत में बदलने के योग जैसी कही गई है। अब ये स्थिति मंगल दोष को 2/3 तक जरूर कम कर देती है, क्योंकि इस स्थिति में मंगल की ऊर्जा को जातक सही दिशा में लगाता है। उसे एग्रेशन की जगह करेज मिलता है, उसमें पॉजिटिवनेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंगर की जगह जो है वो मैच्योरिटी देखने को मिलती है। ये स्थिति जातक को कन्फ्लिक्ट की बजाय प्रोटेक्शन देने वाली साबित होने लगती है। कुल मिलाकर इस स्थिति में मंगल दोष के नकारात्मक पक्ष जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सकारात्मक पक्ष जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बताए गए हैं। नीच भंग वाले मंगल का विवाह और दाम्पत्य पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इसके चलते मैरिटल डिस्प्यूट जो है कम होने लगते हैं, क्योंकि दाम्पत्य में मंगल को आर्ग्यूमेंट और फाइट का सिग्निफिकेटर प्लेनेट कहा गया है। लेकिन नीच भंग के चलते दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए जातक जो है वो अब बृहस्पति के साथ बैठने के चलते संतुलित प्रयास यानी कि बैलेंस्ड एफर्ट जो है वो करने लगता है। ऐसी स्थिति में जातक के अपने ससुराल से भी संबंध सुधरते हुए देखे गए हैं। यानी नीच भंग की स्थिति अष्टम भाव के तनाव को भी कम करती है। यह स्थिति जातक की इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाती है, क्योंकि अब मंगल जातक की भावनाओं को भड़काने की बजाय उन्हें नियंत्रित करने का काम करने लगता है। जातक अपने जीवन साथी के प्रति प्रोटेक्टिव बिहेव रखने लगता है। अब उसका धमकाने वाला बिहेव जो है वो उसके बचाव में और उसके केयर में जो है वो तब्दील हो जाता है। इस स्थिति में जातक और उसके पार्टनर के फिजिकल रिलेशन जो हैं वो स्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि अब मंगल की ऊर्जा जो है इरेगुलर अनियमित नहीं रहती है, बल्कि वो नियमित रेगुलर हो जाती है। नीच भंग की स्थिति में आया हुआ मंगल घर परिवार को स्थिरता देता है। ओवरऑल नीच भंग का मंगल जो है वो जीवन की ताकत बन जाता है। नीच भंग में मंगल दोष को विस्तार से समझने के बाद अब हम इस बात को समझते हैं कि मंगल दोष में मंगल की डिग्री अर्थात उसका अंश बल भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंश बल अर्थात ग्रह की डिग्री से यह पता चलता है कि मंगल कितना जागृत, तीव्र, सक्रिय अथवा निष्क्रिय है। 0 से 3 डिग्री तक के मंगल को शैशवावस्था वाला मंगल कहा गया है, जो कि बहुत मंद, कमजोर और निष्क्रिय यानी पैसिव माना गया है। इस मंगल में एग्रेशन जो है वो बहुत कम होता है। इस मंगल वाले जातक में मैरिटल फ्रिक्शन भी कम देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जातक संघर्ष से बचता है, उसके अंदर का गुस्सा जो है वो दब जाता है लेकिन फटता नहीं है। यहाँ मंगल दोष बहुत हल्का होता है और केवल 20 से 30% तक ही ये वाला मंगल दोष जो है वो प्रभावी माना गया है। 4 से 12 डिग्री तक के मंगल को किशोरावस्था का मंगल कहा गया है। इस मंगल वाले जातक की ऊर्जा जो है वो जागृत बताई गई है। उसे गुस्सा जल्दी आता है लेकिन जल्दी उतर भी जाता है। उसमें तेजी और धीमापन दोनों रहते हैं। यहाँ पर मंगल दोष 40 से 50% तक एक्टिव बताया गया है और इसका दाम्पत्य जीवन पर मॉडरेट इम्पैक्ट यानी मध्यम दर्जे का प्रभाव देखने को मिलता है।
13 से 25 डिग्री के मंगल को सबसे सक्रिय और सबसे प्रबल मंगल माना गया है। इस अवस्था का मंगल सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा उग्र यानी कि वायलेंट इफेक्ट देता है। इस तरह के मंगल वाले जातक में गुस्सा, निर्णय लेने की क्षमता और डोमिनेट करने की कैपेसिटी होती है। इस तरह के मंगल वाले व्यक्ति के रिलेशनशिप मैटर्स में ईगो क्लैशेस जो हैं वो चलते हुए देखे गए हैं। 13 से 25 डिग्री के मंगल वाले जातक को मैरिटल एडजस्टमेंट की अधिक जरूरत पड़ती है। ये मंगल जातक में शक्ति, साहस और आकर्षण देता है। इस तरह के मंगल में 70 से 100% तक मंगल दोष का प्रभाव होता है। कहने का भाव यह है कि ये वो अंश होते हैं, ये वो डिग्री होती है जहां पर मंगल दोष सबसे ज्यादा सक्रिय माना गया है। 26 से 30 डिग्री के मंगल को वृद्ध मंगल माना गया है। इसकी ऊर्जा परिपक्व होती है, ये कम उग्र और अधिक शांत होता है। इसके निर्णय धीमे लेकिन सही दिशा में होते हैं। इसमें भी मैरिटल फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, इसे गुस्सा देर से आता है। ऐसे मंगल वाला जातक प्रैक्टिकल और पेशेंस यानी कि संयमित नेचर का होता है। इस स्थिति में मंगल दोष 40 से 60% तक घट जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मंगल की डिग्री तय करती है कि मंगल दोष कितना जागृत अथवा निष्क्रिय होगा। 13 से 25 डिग्री वाला मंगल दोष सबसे ज्यादा सक्रिय माना गया है। मंगल दोष में नक्षत्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मूल नियम केवल भावों से मंगल की स्थिति देखना नहीं है, बल्कि मंगल किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र किस ग्रह के अधीन है, ये भी वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंगल दोष का सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो नक्षत्रों से समझ में आता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मंगल का स्वभाव अग्नि, गुस्सा, प्रतिस्पर्धा, ईगो, अधिकार भावना और असर्टिवनेस का है। इसलिए यदि मंगल किसी भी ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जो नक्षत्र जो है आग का, तीक्ष्णता का, क्रोध या नियंत्रण प्रवृत्ति का परिचायक हो अथवा कारक हो, तो मंगल दोष का प्रभाव जो है वो दुगना हो जाता है। लेकिन यदि मंगल के बैठने वाला नक्षत्र सौम्य प्रकृति, सॉफ्ट नेचर का हो, तो मंगल दोष का प्रभाव, मंगल दोष का इम्पैक्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम पड़ जाता है। आइए सबसे पहले हम उन नक्षत्रों को समझते हैं जिन्हें गर्म और तीक्ष्ण स्वभाव वाला माना गया है और जिन नक्षत्रों में बैठ करके मंगल दोष बढ़ जाता है। इन सब में सबसे पहले हम मंगल के ही नक्षत्रों मृगशिरा को, चित्रा को, धनिष्ठा को देखते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का स्वभाव जो है बेचैनी का है, तर्क वितर्क का है, तो चित्रा का स्वभाव जो है तीक्ष्ण व्यवहार वाला और शारीरिक ऊर्जा वाला, तथा धनिष्ठा नक्षत्र का स्वभाव जो है प्रतिस्पर्धा का और वर्चस्व पैदा करने वाला यानी कि डोमिनेंस पैदा करने वाला जो है वो बताया गया है। मंगल दोष बढ़ाने वाले नक्षत्रों में शुक्र के 2 नक्षत्र भरणी और पूर्वाषाढ़ा भी गिने गए हैं, जहां एक और भरणी नक्षत्र का स्वभाव वासना, ईर्ष्या और हठ वाला कहा गया है, वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आक्रामक प्रेम को और ईगो को दर्शाता है। इसी प्रकार सूर्य का नक्षत्र कृतिका जो कि अहम और आदेशात्मक स्वभाव का जनक है, केतु का नक्षत्र मघा जो कि राजभाव का, अहम का और अधिकार का परिचायक है, तथा गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद जो कि गहरी अग्नि का कारक और अत्यधिक भावनात्मक शक्ति का परिचायक कहा गया है। इन नक्षत्रों में भी मंगल दोष को बढ़ाने की क्षमता जो है वो मौजूद बताई गई है। बुध के 2 नक्षत्र आश्लेषा और ज्येष्ठा भी मंगल दोष को बढ़ाते हैं, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र जो है वो मानसिक चुभन और संदेह को पैदा करता है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ईर्ष्या को, स्वामित्व को और भावनात्मक नियंत्रण को बताता है। इन नक्षत्रों में बैठकर मंगल और ज्यादा उग्र और ज्यादा सक्रिय और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसलिए यहाँ मंगल दोष का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जबकि जो नक्षत्र मंगल को शांत करते हैं उनमें चंद्रमा के दोनों नक्षत्र रोहिणी और हस्त का नाम आता है। रोहिणी का स्वभाव जो है प्रेम का, पोषण का और शांति का है, जबकि हस्त नक्षत्र का स्वभाव जो है वो बुद्धिमत्ता का और संतुलन का बताया गया है। शनि के तीनों के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मंगल के उग्र स्वभाव को शांत करने वाले बताए गए हैं। पुष्य नक्षत्र अनुशासन और धैर्य के लिए जाना जाता है, अनुराधा नक्षत्र मित्रता और संतुलन को देता है, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है आध्यात्मिक शक्ति को देने वाला बताया गया है।
इसके अलावा सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी भी मंगल दोष को शांत करने वाला माना गया है, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी और स्थिरता को बताता है। यदि मंगल नक्षत्र के स्वामी के अनुसार अपना परिणाम दे तो सूर्य अपने नक्षत्रों के चलते मंगल में ईगो और आदेशात्मक प्रभाव देगा। चंद्रमा मंगल में संवेदनशीलता और क्रोध का उबाल देगा, तो मंगल के नक्षत्र मंगल में बहुत ज्यादा असर्टिवनेस या अग्रेसिवनेस देंगे। बुध यहाँ पर मंगल में मेंटल शार्पनेस देगा और आर्गुमेंटेटिव कैपेसिटी देगा, तो गुरु अपने नक्षत्रों के चलते मंगल में सकारात्मक दिशा और धार्मिकता देगा। शुक्र जातक में सेंसुअलिटी, पैशन और जेलसी प्रदान करेगा। अगर हम शनि को देखें तो शनि अपने नक्षत्रों के चलते मंगल में कंट्रोल्ड एग्रेशन को और डिसिप्लिन को देता है, तो केतु जो है सडन रिएक्शन को, इंपल्सिव ईगो का प्रभाव दिखाता है, और राहु अपने नक्षत्र के जरिए मंगल में विस्फोटक प्रवृत्ति और रेबेलियन नेचर देता है, यानी व्यक्ति जो है वो रेबेलियन बागी हो जाता है। अब यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव तथा क्रूर नक्षत्रों और क्रूर ग्रहों की दृष्टि अथवा युति में हो तो यह सबसे तीव्र मांगलिक प्रभाव माना गया है। इसके अलावा यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में होते हुए सौम्य नक्षत्रों और शुभ ग्रहों की दृष्टि से युत हो तो जातक का मंगल दोष कम हो जाता है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ नक्षत्रों के प्रभाव के साथ ही आज की मंगल दोष की इस महागाथा के दूसरे एपिसोड को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।